हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ फिजिक्स फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीटेट, रेलवे, एनी स्टेट एग्जाम और कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं तो बेटा आप सबकी इस समस्या का समाधान जो कि फिजिक्स के क्वेश्चन का होता है, मैं वो सब आपके सामने लेके आ गया हूँ। आप लोगों को, बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि सर फिजिक्स को कैसे किया जाएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा हम लोग आप लोगों के लिए एक बार एक तरीके से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस तरह से क्वेश्चन आने हैं और इस तरह से हमें तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग एक कॉपी पेन ले लीजिए और कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं उनको मेरे साथ देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से सिलेक्शन लेने की तैयारी कीजिए। तो देखो बेटा, क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपके सिलेबस में जो आएंगे उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक फोटोस्टेट मशीन वर्क्स। तो बेटा मैं आपको बता दूं, हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है जैसे कि आपके अदर क्वेश्चंस होते हैं। जिस तरह से मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह से आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं या अदर एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन होगा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ना। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि एक क्वेश्चन दे दिया और 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कोई ऐसी हार्ड फिजिक्स इसमें नहीं आती है कि आपको पूरी एक डेरिवेशन करनी होगी या पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, नहीं। देख सकते हैं आप, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक फोटोस्टेट मशीन वर्क्स। तो बेटा फोटोस्टेट जो हमारी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, वो एक्चुअली में जो वर्क करती है वो करती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज के ऊपर। तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली, फोटोस्टेट मशीन के अंदर आप लोग देख सकते हैं, प्रिंटर अगर ये है तो इसके नीचे ना कुछ हैमर लगे रहते हैं इस तरीके से, है ना। उनके ऊपर क्या होता है कि चार्ज, जब हम करंट इसमें फ्लो कराते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या होता है कि वो प्रिंट करती है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। क्या होता है कि चार्ज जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो इस पे प्रिंट कराते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही वही होगा, है ना। रेस्ट चार्ज में इसके ऊपर रहेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, वो फोटोस्टेट कर देंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज जो होता है इसका मेन टेक्निक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन द स्पीड ऑफ ए कार डबल्ड देन व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार टू स्टॉप इट इन द सेम डिस्टेंस। कह रहा है कि अगर आपकी कार की जो स्पीड है, स्पीड मान लो x है, उसको मैंने क्या कर दिया, 2x कर दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्रेकिंग फोर्स जो होगा उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन द सेम डिस्टेंस। तो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। एक बात याद रखना कि फोर्स जो होता है, ब्रेकिंग फोर्स जो होता है, पहली बात तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि माइनस का साइन आएगा। ठीक है, दूसरी बात, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v²। ठीक है, कैसे आया, क्यों आया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगर हम क्लासेस इसकी स्टार्ट करेंगे जब, है ना, तो मैं आपको बता दूंगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर स्पीड 2 टाइम्स की है तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो बेटा कंडक्टर का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए। याद रखना, कंडक्टर का मतलब होता है ऐसे सारे के सारे मटेरियल्स, ऐसे सारे के सारे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से करंट आसानी से पास हो सकता है। ठीक है, और इसका अपोजिट होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होगा, इंसुलेटर का मतलब होगा जिनके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया हुआ है अल्कोहल, ईथर, मरकरी एंड वाटर। बेटा करंट जो पास होता है आप लोगों को पता है सबसे अच्छे तरीके से किस में से होगा, मेटल में से होगा। तो यानी कि मेटल इज द गुड कंडक्टर, है ना, मेटल क्या होगी, गुड कंडक्टर होगी। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी, कंडक्टर की बात कर रहा है किसकी, हीट की बात कर रहा है ना, हीट किसके अंदर से पास होगी। तो एक चीज यहाँ पे याद रखना कि एक तो मैंने बताया आपको कंडक्टर कौन सा है, जिसके अंदर से करंट पास होगा, है ना। दूसरा कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर से हीट पास होगी। तो बेटा ये हीट का भी कंसेप्ट यही है कि हीट जो सबसे ज्यादा कंडक्ट करता है वो वही मटेरियल करता है जिसके अंदर फ्री आयंस हो, है ना। आयंस जो होते हैं वो फ्री होते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर भी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो मेटल वाला ही हो जाएगा। और मेटल कौन सी है इनमें से, मरकरी है, आप सबको पता है। ठीक है ना, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सरफेस टेंशन इन ए लिक्विड इज ड्यू टू। तो बेटा सरफेस टेंशन का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप कोई भी लिक्विड मटेरियल देखें जो कि फ्लूइड है, उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो
मान लो आप एक करके भी देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। मान लो इसमें आपने पानी भर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करना, जो पैकेट होता है ना मेडिसिन का, है ना, सिल्वर कलर का है ना, उसको आप डाल के देखना है इसके अंदर, वो ऊपर ही तैरता है, ठीक है। लेकिन हल्का सा आप उसको जब फिंगर से पुश करेंगे तब वो नीचे जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर की साइड यहाँ पे इसके लेयर पे, इस पानी की लेयर पे ये जो तैर रहा है, इसका मतलब जितना फोर्स आपने ऊपर दिया उतना ही फोर्स कोई नीचे से लग रहा होगा, है ना, नीचे से भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा। इसको विस्कस फोर्स कहते हैं, है ना। एक्चुअली होता क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल आपस में एक टेंशन लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से एक लेयर बन जाती है ना। उस लेयर को ही हमने सरफेस टेंशन नाम दिया है। तो आपस में जो इंटरेक्शन होता है, आपस में जो फोर्स होता है, उसको बेटा कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। दो तरह के फोर्स दुनिया में पाए जाते हैं, याद रखना, एक तो एडहेसिव और एक होता है कोहेसिव। वैसे तो बहुत तरह के पाए जाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग मैं दो तरह के बता रहा हूँ। एडहेसिव फोर्स उन पार्टिकल्स के बीच में लगेगा जो अलग अलग होंगे, जैसे कि लकड़ी और पेपर को आप चिपकाते हैं तो एडहेसिव फोर्स है, ठीक है। लेकिन पेपर को पेपर से चिपकाते हैं तो उनके बीच में कोहेसिव फोर्स है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा जो फेविकोल वगैरह होते हैं उनमें नीचे लिखा रहता है छोटा सा एडहेसिव, है ना, मतलब कि वो दूसरी चीजों को भी चिपका सकते हैं, ठीक है। जिनके नीचे लिखा रहेगा कोहेसिव, मतलब कि वो सिर्फ उसी को चिपका सकते हैं जो उनके जैसी, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन जो होता है लिक्विड में, मैंने आपको बताया अभी कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, और पार्टिकल एक जैसे हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा, कोहेसिव लगेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल हो नहीं सकता, नीचे ऊपर का कोई मैटर ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल हो ही नहीं सकता, करंट की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। एडहेसिव कोहेसिव बनता था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। समझ पा रहे हैं। कोई भी कंसेप्ट आप पढ़ते हैं तो सिंपल सी बात होती है कि आप उसके वर्ड का मतलब जान लो, बस दैट्स इट। इतना फिजिक्स बहुत है एसएससी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी इज क्रिएटेड ड्यू टू द सन कंटिन्यूअसली ड्यू टू। तो बेटा सन के अंदर से आपको पता है हमेशा सनलाइट निकलती रहती है, लगातार एनर्जी वो जो होता है रिलीज करता रहता है, क्रिएट करता रहता है। कारण क्या है, कारण है एक्चुअली बेटा उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की एक रिएक्शन होती है, ठीक है। एक न्यूक्लियर फ्यूजन जो होती है इसके अंदर रिएक्शन होती है, ये ऑप्शन ए में, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन इसके अंदर रिएक्शन बनती रहती है। मतलब क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन है वो पहले दो पार्ट्स में टूटेगा, ठीक है, फिर ये दोनों फिर दो पार्ट्स में टूटते हैं, फिर ये दोनों भी टूट जाते हैं, है ना, फिर ये दोनों भी टूटेंगे, है ना, फिर ये दोनों भी टूटेंगे। ऐसे एक चेन रिएक्शन चलती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, लगातार एनर्जी इसके अंदर बनती रहती है, क्रिएट होती रहती है। दैट रिएक्शन इज नोन एज द न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सन के अंदर जो एनर्जी का जो सोर्स है जो हम लोगों को मालूम है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ओवर वाटर बिकोर। एक ऑयल ड्रॉप जो है आपने देखा होगा कि मान लो एक मैं पानी लेता हूं किसी कप के अंदर या किसी बाल्टी के अंदर, ये पानी है, इसके अंदर मैं एक अगर ड्रॉप डाल दूं ऑयल की तो वो इसी के ऊपर चलती रहती है। कारण क्या है, तो कारण बेटा अभी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में देखा ही था, क्या है कि एक्चुअली इसका जो सरफेस टेंशन है, इसके बीच में जो फोर्स है, ऑयल ड्रॉप इसको ब्रेक नहीं कर पाएगी, है ना। ब्रेक नहीं कर पाएगी तो नीचे नहीं जा पाएगी। अगर हम पुश करें या कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि नीचे चली जाए, सरफेस टेंशन तोड़ दे तो जा सकती है। यानी कि मेन रीजन क्या है, फिर से सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी, ठीक है। बच्चे कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम ये आएगी कि कैसे तैयारी करें सर, कहाँ से तैयारी करें। तो बेटा आपको हमारे YouTube चैनल पे तो तैयारी करने के लिए पूरा मिल ही जाएगा। और अगर बुक की बात करूं तो बुक ज्यादा नहीं है, आप लोग क्या करें 8 to 10th तक, 8 से लेकर 10 तक की NCERT की बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगी साइंस की। अगर आप इतनी पढ़ लेते हैं तो आपका फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी सब तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखो बेटा ये 10th क्लास का ही क्वेश्चन है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है ना। होता क्या है, मान लो कि हमारी अर्थ है, यहाँ पे ये स्टार बना हुआ है, ठीक है। होता यह है कि इसके चारों तरफ होता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जब जैसे ही इसकी लाइट हमारे ऊपर पड़ती है, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा हूँ, तो मेरी आईज पे जब ये पड़ती है तो एटमॉस्फेयर में आने के बाद स्प्रेड हो जाती है। तो स्प्रेड जब होती है तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से आ रही है, डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालें तो ये क्या होता है कि मूवमेंट जो है चेंज कर लेती है थोड़ी सी, ठीक है। एंगल चेंज हो जाता है, रिफ्रैक्टिव एंगल जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि तारा जो है यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ हो गया, तो टिमटिमाना, है ना, ट्विंकलिंग लगता है हमें, ठीक है। बट एक्चुअली होता वो अपनी जगह पे ही है, ठीक है। सिंपल सा रीजन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
ठीक है, 10th क्लास में है, आप लोग पढ़ोगे तो मैंने बताया 8 to 10 तक के एनसीईआरटी पढ़ोगे, आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द स्पीड ऑफ वाटर। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि A1V1 इज इक्वल टू होता है A2V2, मतलब कि जो एरिया और वेलोसिटी है वाटर की वो इक्वल रहती है हमेशा, कभी भी चेंज नहीं होती। तो इससे आप निकाल सकते हैं, देखो A2 को मैं इधर लाऊं तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, V2 अपॉन V1, यानी कि क्या हो गया, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी कि अगर आप इंक्रीज करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप का तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। और ये आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, मान लो आप एक पाइप ले रहे हैं, उस पाइप से आप पानी डाल रहे हैं, अगर मैं इस पाइप को दबा देता हूं तो स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? पाइप दबा देने का मतलब एरिया कम कर दिया तो स्पीड बढ़ जाती है ना। और आप क्या करते हैं, इसकी जगह बड़ा पाइप ले लो तो स्पीड बहुत कम आती है, ऐसा लगता है पानी आ ही नहीं रहा, है ना। तो अब पूछा गया है ऑन इंक्रीजिंग द एरिया, एरिया इंक्रीज होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स इट, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। बेटा ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए थर्मामीटर तो यूज होने से रहा, थर्मामीटर तो टेम्परेचर नापने के लिए काम आता है, मीटर डिस्टेंस मेजर करने के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए, ओडोमीटर आपको पता ही होगा स्पीड मेजर करने के लिए, 9th क्लास का क्वेश्चन है ना। तो बचा क्या, यही बचा, तो ऑप्शन डी होगा, स्लिंग साइक्रोमीटर। ठीक है, ये हम यूज करते हैं ह्यूमिडिटी में। इस तरह से भी जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया आप इस तरह से भी कर सकते हो, है ना। आप आंसर ना ढूंढ करके गलत आंसर ढूंढ के, मतलब जो गलत है उनको काटते रहो तो सही अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउंड कैन नॉट पास थ्रू। तो बेटा आप लोगों को पता ही होगी ये वाली बात कि साउंड जो होता है, ध्वनि जो होती है, उसको चलने के लिए एक मीडियम की, है ना, एक मीडियम की जरूरत होती है। तो कोई मीडियम नहीं होगा तो साउंड नहीं चलेगा, क्योंकि साउंड जो चलता है वो वाइब्रेशंस के थ्रू चलता है। अगर एयर है मान लो ये, तो साउंड यहाँ से निकला तो इस पार्टिकल से इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, ऐसे जाके आपके ईयर तक ही आता है ना। तो अगर कहीं मीडियम ही नहीं होगा तो साउंड भी आपका पास नहीं हो पाएगा। तो मीडियम नहीं होगा तो वाटर तो खुद एक मीडियम है ना। वैक्यूम की अगर बात करें तो वैक्यूम नहीं होता, वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता। वैक्यूम का मतलब यही है कि जहाँ कोई मीडियम ना हो, है ना। तो वैक्यूम ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटॉमिक पावर प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। बेटा एटॉमिक पावर प्लांट जो होते हैं वो न्यूक्लियर फिशन पे वर्क करते हैं। न्यूक्लियर फिशन एक रिएक्शन होती है, ठीक है, उसके अंदर होता है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। फिशन और फ्यूजन दो तरह की रिएक्शन होती हैं, दोनों ही हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिशन रिएक्शन के थ्रू एटॉमिक पावर प्लांट जो होते हैं हमारे वर्क करते हैं। इन्हीं से हम लोग बिजली बना रहे हैं। और अभी आपको करंट अफेयर्स का भी एक क्वेश्चन है कि अभी करंटली 2018-19 के अंतराल में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी 2 पावर प्लांट्स लॉन्च किए हैं। तो कहाँ पे किए हैं आप लोग सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ते हैं तो जल्दी हो जाता है तैयार, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में जो हुआ बेनिफिट वो ये हुआ कि अब कोई भी ऐसा कोई भी विलेज, कोई भी स्टेट या कोई भी आप कह सकते हैं टाउन, कोई ऐसा नहीं बचा जहाँ पे बिजली ना हो। पहले बहुत सारे ऐसे विलेजेस थे जहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी या फिर थी ही नहीं, है ना। तो ये वाली समस्या का समाधान एटॉमिक पावर प्लांट्स के थ्रू बहुत अच्छे से हो गया, क्योंकि एक पावर प्लांट से बहुत हाई एनर्जी हम रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। बेटा फोर्स बहुत तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया। तो अगर फोर्स की बात करें तो मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, न्यूक्लियर फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, और भी पता नहीं ना जाने कितने तरह के फोर्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली में 4 यही इंपॉर्टेंट फोर्स होते हैं। तो इन फोर्स का आप लोग एक पैटर्न याद रखना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है बेटा स्मॉलेस्ट फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द स्मॉलेस्ट फोर्स और न्यूक्लियस फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है, आप बात इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका ग्रेविटेशन के बाद इलेक्ट्रिकल, फिर मैग्नेटिक, फिर उसके बाद फोर्थ पे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। ये ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में एक बार इस पे भी क्वेश्चन आया था, कितने टाइम्स ज्यादा होता है? तो 10 की पावर 34 टाइम्स ज्यादा होता है ये। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 10 की पावर 34 टाइम्स है, इसको भी याद रखना। ठीक है, तो कौन सा होगा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स? ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स।
डन, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी सी बातें हैं, जनरल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग 8 to 10 तक की, अच्छा मेरे याद आया कि 8 to 10 तक की बुक नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा समय लगता है, हालांकि पढ़ोगे तो बेस्ट है, वरना ल्यूसेंट करके भी एक किताब आती है, उसकी हेल्प ले सकते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बहुत अच्छे से एलेबोरेट करूंगा, बहुत अच्छे से इनको कैलकुलेट कराऊंगा, बताऊंगा चीज़ों को कहाँ से कैसे आई, क्यों आई, ठीक है ना। क्वेश्चन डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि पहले आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि पढ़ना कैसे है ना। जब ये आइडिया हो जाता है कि पढ़ना कैसे, तो तैयारी करना थोड़ा ईजी रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए बुक का अगर हेल्प लेना है तो 2 बुक्स मैंने 2 पैटर्न आपको बता दिए, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी चैनल को आप लोग बेटा सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर करो दोस्तों के साथ कि अब एसएससी की जो जीके की क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो गई हैं, और फिजिक्स चल गया है, स्टार्ट हो गया है। हम लगभग 200 के अप्रॉक्स 200 प्लस मान के चलिए आप, क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन 200 क्वेश्चंस से बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलने वाला है। पैटर्न इसी से मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन का तौर तरीका इसी से मिलेगा। ये हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चंस की तैयारी जो करेंगे आप मेरे साथ अच्छे से लगे रहेंगे, जमे रहेंगे। और क्लास जल्दी से जल्दी अगर आप चाहते हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है ना, और शेयर करो, ताकि मैं फिजिक्स के जो एसएससी की या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की क्लासेज है वो तेजी के साथ स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल में स्पेशली। तो इसका एक देसी तरीका है, याद रख लेना, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, ठीक है, पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, ठीक है, एन फॉर न्यूट्रॉन, और सी फॉर चैडविक, ठीक है। ये आप लोग याद रखो, ईंट पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की है, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की है, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की है। तो किसकी पूछी है? इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की तो देख लो थॉमसन ने की है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, जैसे मैंने आपको ये बता दी, बहुत पुरानी ट्रिक है ये, हमारे सर ने भी हमें ये पढ़ाई थी, तो आप इनसे याद रख सकते हैं चीजों को। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इससे बाहर इसमें पूछेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ये लो, ये तो बेटा बच्चे को पता है, फोर्स जो है न्यूटन होता है एसआई यूनिट, ठीक है। मीटर हो नहीं सकता, मीटर लेंथ का यूनिट है, कूलाम चार्ज का यूनिट होता है, जूल एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है ना। द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज इक्विवेलेंट टू, बेटा इम्पल्स की डायमेंशन किसके इक्वल होगी आपको बताना है। तो बेटा डायमेंशन निकालने के लिए आपको यूनिट निकालना आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। इम्पल्स जे इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। इसकी यूनिट की अगर बात करें तो फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, तो हो जाएगी मास m, ठीक है, और एस्केलेशन की mlt -2 होती है, और टाइम की होती है t, है ना। और इसी तरह से अगर मोमेंटम की बात की जाए तो p इज इक्वल टू एम वी, तो मास m होता है, v वेलोसिटी lt -1, है ना। तो ये भी तो देखो t +1 जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा mlt -1, है ना, और ये भी mlt -1। तो यानी कि मोमेंटम की जो इम्पल्स है वो डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। ये कैसे आया, क्यों आया, ये हम सब क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है 11th क्लास का, है ना, यूनिट ऑफ डायमेंशंस के नाम से। बहुत आसान है, कुछ नहीं, आपको यूनिट निकालना आता है। अरे लिखा क्या है मैंने, मास लिखा है, लेंथ लिखा है, टाइम लिखा है, ये भी टाइम लिखा है, तो बस इनको पावर को करके ब्रैकेट में कर दिया, बन गई डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, बेटा रिलेटिव डेंसिटी का मतलब जानते हैं आप लोग? कुछ बच्चे तो तुरंत कहेंगे अरे डेंसिटी का मतलब तो सर पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और यूनिट होती है इसकी किलोग्राम, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। वो आंसर लगा के आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, और पता चला बिल्कुल गलत। बेटा वर्डिंग पे ध्यान देना होता है, वर्डिंग क्या कह रही है, रिलेटिव डेंसिटी, तो आपको पता होना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल जो आप लेते हैं, ठीक है। या कहीं कहीं पे इसको डेंसिटी ऑफ वैक्यूम के साथ भी कंपैरिजन किया जाता है। मतलब कि रिलेटिव का मतलब क्या है, दो डेंसिटी का रिलेशन। तो बेटा डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगा अगर यूनिट की बात करें, है ना, तो क्या बचेगा, नो डायमेंशन, है ना, तो नो यूनिट। तो यानी कि ये क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, पता होना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है। रिलेटिव का मतलब समझ जाया करो, यूनिट लेस ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप से ही कंपैरिजन कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं बेटा पानी से चलने वाले ब्रेक होते हैं, पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने इनको दिया था, पास्कल्स लॉ जिसको हम कहते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। 11th क्लास में फ्लूइड डायनेमिक्स करके एक चैप्टर है, उसके अंदर है, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है कि ये 9th क्लास में भी, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, रटने वाली बात है, इसमें कुछ नहीं, कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नैनोमीटर इज द पावर ऑफ 10, बेटा याद रखना 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस के 9 मीटर, तो पावर कौन सी हो जाएगी 10 की माइनस के 9, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, अभी बताया था कंडक्टर और इंसुलेटर, इंसुलेटर जिसके अंदर से आपका करंट पास नहीं हो सकता, तो करंट ग्लास के अंदर से, कांच के अंदर से कभी पास नहीं होता, टूट जाएगा ग्लास लेकिन पास नहीं होगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। तो द करंट इज ए क्वांटिटी, तो करंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, स्केलर, टेंसर और डायमेंशनलेस। देखो 3 तरह की क्वांटिटी पाई जाती है। वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है प्लस कुछ डायरेक्शन होती है, ठीक है। स्केलर जो होती है मैग्नीट्यूड होता है प्लस नथिंग, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और यूनिट कह सकते हैं, यूनिट होती है उसके अंदर, ठीक है। फिर टेंसर क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, बट वो वेक्टर्स के रूल को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। टेंसर आपको पढ़ना नहीं होता है क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो 10th लेवल का होता है, और टेंसर जो बेटा सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है वो ग्रेजुएशन में होता है, इसलिए टेंसर तो कभी छूना ही मत। और डायमेंशनलेस हो नहीं सकता करंट, ठीक है। तो करंट के अंदर आपको पता है मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो फिर तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, एक्चुअली करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वैसे तो टेंसर क्वांटिटी है लेकिन हम स्केलर मानेंगे क्योंकि टेंसर आपको नहीं पढ़ना, 10th के हिसाब से पढ़ना है, तो स्केलर, ठीक है, डन। तो बेटा ऐसे ही हम कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चंस आपको दें, 20 की सीरीज बनाएंगे, 200 प्लस 200 प्लस क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने हैं, तो उम्मीद है कि 10 से 11 वीडियोस में हमारे जो है ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। इससे आपकी एक बेसिक स्ट्रक्चर जो फिजिक्स की है वो तैयार हो जाएगी, और उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से अपना एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।